GA-35 जूलियस और विक्टर द्वारा लारिसा और अन्य बच्चों को बाहर आने के लिए मनाने के बाद अकादमी के गार्डों ने तुरंत कार्रवाई की। होश में और बेहोश दोनों अवस्थाओं में बच्चों को अकादमी के सबसे सुरक्षित क्षेत्र में स्थित एक सुरक्षित कमरे में ले जाया गया। सुरक्षित शब्द असलियत के लिए एक विनम्र शब्द था। यह नाबालिगों के लिए अनुकूलित एक पूछताछ कक्ष था, जिसे मुलायम साज सज्जा और गर्म रंगों से सजाया गया था ताकि इसके असली उद्देश्य को छिपाया जा सके। क्या हमें यहाँ इतने सारे गार्डों की वाकई जरूरत है? जूलियस ने सुरक्षित कमरे के चारों ओर तैनात सुरक्षा व्यवस्था को घृणा से देखा। ये तो बस बच्चे हैं। जिन बच्चों ने रूपांतरित जासूस को हराया। विक्टर दीवार से टिक गया, उसकी निगाहें बंद दरवाजे पर टिकी थीं, एक अगाध राक्षस के साथ। हार गया, जूलियस ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा। किसी ने या किसी चीज ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन वो तो केवल रजत रैंक 1 का था। ये तो हद से ज्यादा है। प्रारंभिक प्राथमिकता बीज की जांच करना थी। अपने छोटे आकार के कारण वयस्क जीव दरारों से अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने जासूसी में माहिर छोटे जीवों को भेजा। इन जीवों ने कुशलतापूर्वक काम किया और अपने प्रजनकों को महत्वपूर्ण जानकारी भेजी। निदेशक ने प्रारंभिक रिपोर्ट के साथ संपर्क किया। महामहिम, उन्होंने विक्टर को संबोधित करते हुए कहा, जासूसी जानवरों ने राजकुमारी लारिसा की कहानी की पुष्टि की है। शरीर, उसका जो भी अवशेष बचा है, उसमें घोर विकृति के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। ये परिवर्तन उसके शरीर में स्थायी रूप से समाहित हो गया है। पिछले वाले की तरह, जूलियस ने धीरे से कहा। नहीं, निर्देशक ने सिर हिलाते हुए कहा। यह वाला अलग था, कमजोर जरूर था, लेकिन इसका जुड़ाव कहीं ज्यादा गहरा था, मानो इसने लगभग पूरी तरह से अपना नियंत्रण खो दिया हो। विक्टर सीधा खड़ा हो गया। अचानक उसकी दिलचस्पी बढ़ गई, जैसे मानो कोई जानवर पालतू जानवर में बदल रहा हो। इसके बाद जो सन्नाटा छाया वो गहरा था। जूलियस ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उन्हें जो मिला उससे लारिसा के पहले के जल्दबाजी में कहे गए शब्द पुष्ट हो गए। हेरोल्ड का आंशिक रूप से जला हुआ शरीर उस स्थान पर पड़ा था जहां किसी ने या किसी चीज ने उसे पराजित किया था। उसके गहरे रूपांतरण के अवशेष अभी भी जले हुए मांस में दिखाई दे रहे थे। गोल्डक्रेस्ट गद्दार, विक्टर ने उस नाम को जहर की तरह थूकते हुए कहा, और ये 9 बच्चों पर प्रयोग कर रहा है। अब हमारे पास सबूत है, जूलियस ने भावहीन मुस्कान के साथ कहा। लाश, वे कागजात जो दिखाते हैं कि उन्होंने एक जासूस को अकादमी में जबरन भर्ती कराया था। लारिसा की गवाही, रेन की सुरक्षा के लिए सावधानीपूर्वक संपादित की गई लारिसा की प्रारंभिक गवाही ने आवश्यक संदर्भ प्रदान किया। हेरोल्ड यूनो का एजेंट था, जो गोल्डक्रेस्ट की मदद से अकादमी में घुसपैठ कर चुका था। सबूत अकाट्य थे। कई वर्षों में पहली बार उनके पास राज्य के 3 सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक के खिलाफ ठोस सबूत थे। विक्टर ने दीवार पर इतनी जोर से प्रहार किया कि पत्थर में दरार पड़ गई। बस करो, उसकी आवाज एकदम ठंडी थी। यह अब यहीं खत्म होता है। नहीं भाई, तुम जानते हो कि हमें इससे कहीं ज्यादा की जरूरत है। जूलियस ने समझाने की कोशिश की। गोल्डक्रेस्ट का प्रभाव और शक्ति बहुत ज्यादा है। इसके अलावा पक्के सबूत होने के बावजूद, जब तक पिताजी वापस नहीं आते, अकेले उनसे लड़ना येनो के आक्रमण के लिए एकदम सही स्थिति पैदा कर देगा। और कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाए। सुरक्षित कमरे में, जहां चारों ओर ऐसे रक्षक तैनात थे जिनके पास संवेदन शक्ति में विशेषज्ञता रखने वाले जानवर थे, बच्चे उस अराजकता से अनजान होकर सो रहे थे जिसे उन्होंने ही जन्म दिया था। मशरूम वाला लड़का भी गहरी नींद में सो रहा था। उसे इस बात का पता नहीं था कि लूना की खोज और उसे बचाने के उसके कार्यों ने राज्य के सत्ता संतुलन को बदल दिया था। कमरा देखने में आरामदायक लग रहा था, जिसमें मुलायम बिस्तर और मनमोहक सजावट थी, लेकिन पहरेदारों की पैनी निगाहों में सच्चाई साफ झलक रही थी। जब तक हर सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। बच्चों को 2 कमरों में अलग अलग रखा गया था, एक लड़कियों के लिए और दूसरा लड़कों के लिए। लड़कियों के कमरे में, अब समय आ गया है कि तुम हमें सच बताओ, नन्ही शैतान, अंगूठी का क्या हुआ? लारिसा को देखते हुए जूलियस ने अपनी आवाज धीमी रखी। ये सबसे महत्वपूर्ण स्थिति थी और इसे प्राथमिकता दी जानी थी, लेकिन उन्होंने सभी के शवों की तलाशी ली और किसी के पास भी वो चीज नहीं मिली। भव्य रूप से सजाए गए कमरे में अपने चचेरे भाइयों और अंगरक्षकों के साथ बैठी राजकुमारी ने बनावटी मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, वो गायब हो गया। लारिसा, ये सच है, उसने विरोध किया। मैंने सचमुच उसे गायब होते देखा। एक पल पहले वो वहां था और अगले ही पल उसने अपने हाथों से अस्पष्ट इशारा किया। जासूस को किसने हराया? विक्टर ने एक और दृष्टिकोण आजमाया। एक मौलिक प्रकाश का हमला, लारिसा ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। प्रकाश की किरण उसके शरीर को भेद गई। और यह शक्तिशाली प्रकाश कहां से आया?
यहाँ उपस्थित लोगों में से केवल आप या लूसी ही उस तत्व का उपयोग कर सकते हैं और आप उस स्तर पर नहीं हैं। किरण बीच के अंदर से ही आई थी, बिल्कुल। लारिसा ने उलझन भरे भाव से पलकें झपकाईं। और कहाँ से आ सकती थी? लूना ने अपनी मुस्कान छिपाने के लिए खांसा। उसकी चचेरी बहन अपने पूरे रंग में थी, अधूरी सच्चाइयों को उस मासूमियत से बता रही थी जैसे कोई कभी कोई प्लेट न तोड़ता हो। यहां तक कि लूना को भी ठीक से पता नहीं था कि हमला कहां से हुआ था। उसने केवल एक चमक देखी थी और अपनी सहज प्रवृत्ति के आधार पर प्रतिक्रिया दी थी। लियोरा बेहोश हो गई थी, इसलिए उसे भी कुछ पता नहीं था। जूलियस और विक्टर ने एक दूसरे को हताशा भरी नजरों से देखा। लारिसा के हर जवाब तकनीकी रूप से सही थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वो अभी भी कुछ महत्वपूर्ण छिपा रही है। ठीक ठीक, कितनी औषधियां बची हैं? जूलियस ने सटीक उत्तर देने की कोशिश की। 7, लारिसा ने प्रसन्नतापूर्वक और बिना किसी झिझक के उत्तर दिया। उसकी खनिज परी हल्की सी चमक उठी और उसके भाइयों को पता चल गया कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। इनमें से 2 मेरे अधिकार से हैं और 5 रेन के समूह के हैं। लड़के के पास ज्यादा क्यों है? क्या आप इस खोज की स्थिति समझा सकते हैं? विक्टर ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। बिल्कुल। 2 समूह अंदर आए थे, मेरा और रेन का। रेन पहले अंदर आया था, इसलिए उसे प्राथमिकता मिली, लेकिन उसने हमें 2 चीजें उपहार में दी। किसी भी कलाकृति की तरह ये औषधियां उस यानो नागरिक की होती हैं जो उन्हें सबसे पहले पाता है। और बाकी 3। जूलियस आगे की ओर झुका। ओह, रेन के समूह ने तो उन्हें तुरंत इस्तेमाल कर लिया। लारिसा ने हाथ हिलाते हुए लापरवाही से कहा। ठीक है, उनमें से 2 और रेन। लूना ने अपनी चचेरी बहन को उत्सुकता से देखा। ये पूरी तरह झूठ तो नहीं था, लेकिन क्या उस मशरूम वाले लड़के ने एक भी नहीं लिया? विक्टर सीधा खड़ा हो गया, अचानक अधिक सतर्क हो गया। हाँ, उसने इसे चबूतरे से उठाया। लारिसा ने अपनी पोशाक से खेलते हुए सिर हिलाया। ये औषधियां उनकी हैं, इसलिए उन्हें कुलीन बना दिया जाएगा और वे इनका इस्तेमाल अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं, है ना? लेकिन आपके पास जो 2 हैं, जूलियस ने कहना शुरू किया। इन्हें बांटने का अधिकार मेरा है, लारिसा ने दृढ़ता से बीच में ही टोकते हुए कहा। इनमें से 2 मेरी हैं, भले ही परंपरा के अनुसार मुझे इन्हें सीधे इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है, लेकिन राजकुमारी होने के नाते मैं सुनिश्चित करूंगी कि इनका उचित और न्यायसंगत उपयोग हो। और बाकी 5 रेन के समूह की है। उचित और न्यायसंगत रूप से? विक्टर ने अपनी बाहें मोड़ ली। ये तो हमेशा शाही परिवार के पुरुषों के लिए ही होते हैं, लारिसा ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा। ये परंपरा है कि जो भी इन्हें पाता है वह इन्हें परिवार के पुरुषों में बांट देता है ना? जैसे वो जो पिताजी ने महल में रखे हैं और अभी तक बांटे नहीं हैं। जूलियस और विक्टर ने एक दूसरे की ओर देखा। इस तर्क का खंडन करना कठिन था। उचित और न्यायसंगत रूप से? विक्टर ने अपनी बाहें मोड़ ली। ये तो हमेशा शाही परिवार के पुरुषों के लिए ही होते हैं, लारिसा ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा। ये परंपरा है कि जो भी इन्हें पाता है वह इन्हें परिवार के पुरुषों में बांट देता है ना? जैसे वो जो पिताजी ने महल में रखे हैं और अभी तक बांटे नहीं हैं। जूलियस और विक्टर ने एक दूसरे की ओर देखा। इस तर्क का खंडन करना कठिन था। उनकी छोटी बहन ने बड़ी चतुराई से उनके ही परिवार के नियमों को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया था। फिर भी विक्टर ने एक और कोण से कोशिश की। सहारा खोजने के लिए उसकी उंगलियां उसकी बांह पर बेचैनी से थपथपा रही थी, हालात को देखते हुए। ओह, मेरे पास तो वे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, लारिसा ने बीच में ही टोकते हुए कहा। उसकी आवाज में बचकाना उत्साह और शाही अधिकार का उत्तम मिश्रण था। वो अपनी कुर्सी पर सीधी होकर बैठ गई। अपनी कम उम्र के बावजूद वो पूरी तरह से राजकुमारी लग रही थी। आखिरकार एक राजकुमारी से बेहतर इतनी महत्वपूर्ण चीज की रक्षा कौन कर सकता है? और जब पिता लौटेंगे और ये तय करेंगे कि किन भाइयों को उन लोगों का हकदार माना जाए जिन्हें उन्होंने इतने लंबे समय तक बचा कर रखा था। ठीक है, लेकिन अंगूठी कहाँ है? यह ज्यादा जरूरी है, जूलियस ने विषय बदलते हुए कहा। इतनी शक्तिशाली कलाकृति के खो जाने को इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वह कहाँ है? जैसा कि मैंने पहले कहा था, वह गायब हो गया, लारिसा ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि उसकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। पलटते ही, हमारे सामने ही, उसने जादुई अंदाज में अपनी उंगलियां हिलाईं। लारिसा, ये सच है, उसने जोर देकर कहा, उसकी त्वचा के नीचे चमकती हुई खनिज परी मानो उसके शब्दों को प्रमाणित कर रही हो। आप वहां मौजूद किसी से भी पूछ सकते हैं। एक पल वो वहां थी और अगले ही पल गायब हो गई। उसने फिर वही इशारा किया, मानो उनकी बेचैनी का आनंद ले रही हो। विक्टर की आवाज में वर्षों से अपनी चतुर बहन से निपटते निपटते जमा हुई झुंझलाहट साफ झलक रही थी। लारिसा, ये गंभीर मामला है। अगर किसी दरिंदे ने इसे किसी के शरीर में छिपा रखा है तो तुम्हें हमें बताना होगा।
मुझे पता है, उसने अतिरंजित गंभीरता के साथ सिर हिलाया, हालांकि उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। इसीलिए मैं इतनी बारीकी से सब कुछ बता रही हूँ। किसी जानवर ने इसे भंडारित नहीं किया, किसी ने इसे छिपाया नहीं। इसके अलावा आपकी आवाज ऊंची हो रही है, और आपने वादा किया था कि अगर मैं सच बोलूंगी तो आप मुझे डांटेंगे नहीं। ठीक उसी समय उसकी आंखों में आंसू भर आए, मानो वो किसी शाही रंगमंच पर प्रस्तुति दे रही हो। विक्टर ने नजरें फेर ली, वो उसके झांसे में आने की शर्मिंदगी और उसकी कला की प्रशंसा के बीच फंसा हुआ था। वह कमरे में इधर उधर घूमने लगा, उसके जूतों की आवाज पॉलिश किए हुए फर्श पर सुनाई दे रही थी। वो औषधियां, उसने बुदबुदाते हुए हमले का मौका तलाशा। ठीक है, हमारे राजा के नियमों के अनुसार ये तुम्हारी हैं, इसलिए तुम इन्हें रख सकते हो। लेकिन अंगूठी, अब तो उसका अस्तित्व ही नहीं है, लारिसा ने बड़ी बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा। तो फिर उसे ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं है। वह सच कह रही थी। अंततः जूलियस खड़ा हो गया, उसने इस विशेष युद्ध में अपनी हार स्वीकार कर ली। विक्टर के कहे अनुसार ये औषधियां तुम्हारे पास रह सकती हैं, लेकिन अंगूठी के बारे में ये बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है, और तुम अभी तक सजा से बच नहीं पाए हो। एक दूसरे कमरे में शाही ड्रामे से दूर बंधक बनकर घूम रहे जासूस ने अपने खास अंदाज में सावधानीपूर्वक सच बोलते हुए इसी तरह के सवालों के जवाब दिए। पूछताछ कक्ष को एक आरामदायक अध्ययन कक्ष के रूप में दिखाया गया था, जिसमें आलीशान कुर्सियां और हल्की रोशनी थी ताकि छात्रों को सहज महसूस हो। लेकिन जासूस ने हर उस छोटी छोटी बात पर ध्यान दिया जिससे इसके असली उद्देश्य का पता चलता था। कुर्सी का हल्का सा झुकाव जिससे पूछताछकर्ता को मनोवैज्ञानिक लाभ मिलता था, चेहरे के हाव भाव को और स्पष्ट करने के लिए सावधानीपूर्वक लगाई गई रोशनी, और दीवारों में लगे जासूसी यंत्रों की धीमी सी गूंज। जिस कमरे में राजकुमारी अपने परिवार के साथ दरबार लगाती थी, उसके विपरीत इस स्थान में सम्मान का कोई दिखावा नहीं था। इसके परिणाम कहीं अधिक गंभीर हो सकते हैं। जैसे ही अन्य छात्र जागे, उन्हें व्यवस्थित रूप से अलग किया गया और उनसे पूछताछ की गई। जासूस जानता था कि यह प्रदर्शन न केवल उसके जीवित रहने का निर्धारण करेगा, बल्कि वर्षों की सावधानीपूर्वक योजना की सफलता का भी निर्धारण करेगा, जो उसने सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि वह एक सामान्य छात्र के रूप में जानकारी प्राप्त करता रहे। क्या आपने देखा कि आप पर हमला किसने किया? गार्ड ने सहानुभूति जताने के लिए सावधानीपूर्वक संतुलित स्वर में पूछा। हाँ, जासूस ने अपने आंशिक रूप से ठीक हुए चेहरे को छुआ, जिससे उसके चेहरे पर वास्तविक दर्द झलक रहा था। हेरोल्ड द्वारा छोड़े गए घाव उसके लिए वरदान थे। असली चोटों ने छल को बहुत आसान बना दिया था। लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हुआ। जब मैंने हेरोल्ड को रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे मारा। उसे रोको। हाँ, उसने खांसा, उसकी आवाज में नमी का भाव बिल्कुल जानबूझकर झलक रहा था। जब मैंने देखा कि उसने बंधक बना रखे हैं, तो मैंने उसे उन्हें मारने से रोका। मैंने कोशिश की, एक और खांसी ने उसके शब्दों को बीच में ही रोक दिया। मैंने सही काम करने की कोशिश की। पहरेदार ने अपनी किताब में एक नोट लिखा। शांत कमरे में उसकी कलम की आवाज असामान्य रूप से तेज थी। और अंगूठी, वो औषधियां? मुझे नहीं पता। जासूस ने अपनी कमजोरी को शब्दों में झलकने दिया। वर्षों के प्रशिक्षण ने उसे सही समय पर कांपने में माहिर बना दिया था। मैं खंडहरों के बाहर था जब जब सब कुछ हुआ। हर बात सच थी, लेकिन खतरा अभी भी मंडरा रहा था। स्कूल की गहन जांच में अकादमी भर में कई खोखले स्थान, विभिन्न आवरणों से ढके गुप्त ठिकाने सामने आए थे। घास और काय, खनिज, मकड़ी के जाले, यहाँ तक कि जानवरों के खोल, छिपने की जगहों का एक जाल जिसने अनगिनत सवाल खड़े कर दिए थे। पूछताछकर्ता ने अपने सामने बैठे छात्र को ध्यान से देखा। छोटी से छोटी बात, जरा सी भी झिझक को पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने बिना किसी भूमिका के बात शुरू करते हुए, उनके बीच की मेज पर कई नमूने रखते हुए कहा, सुरंग में मौजूद आवरण उन अन्य आवरणों के समान है जो हमने पिछले कुछ घंटों में अकादमी के आसपास पाए हैं। घायल छात्र ने कमजोरी से सिर हिलाया, जिससे उसकी वास्तविक थकान झलक रही थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि हेरोल्ड ने मुझे उसे धकने के लिए मजबूर किया था। कई छात्र उसे धक सकते हैं। हर शब्द सच था, फिर भी उसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं छिपी थी। लेकिन इस बार तो तुम्हारा ही इस्तेमाल किया गया है। पूछताछकर्ता की उंगलियों ने एक नमूने के किनारे को छुआ। यह माना संकेतों को समाहित करने के लिए एकदम सही है, या लोगों की रक्षा के लिए। छात्र ने फिर खांसा। उसकी खांसी में दर्द का हल्का सा एहसास था, जैसे मैंने तब करने की कोशिश की थी जब मैंने देखा कि हेरोल्ड क्या योजना बना रहा था। कई अन्य आवरणों में भी शक्ति समाहित हो सकती है। आपने गार्डों को सतर्क क्यों नहीं किया? किस समय से? टोटल चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आई, मानो भावों को बड़ी सावधानी से गढ़ा गया हो ताकि ईमानदारी और सदमे दोनों को दर्शाया जा सके। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ। मैंने हेरोल्ड को अजीब व्यवहार करते देखा, उसका पीछा किया,
और जब मुझे समझ आया कि क्या हो रहा है, एक और खांसी, बिल्कुल सही समय पर। खैर, आपने देख ही लिया है कि उसका अंत क्या हुआ। उसने तुम्हें क्यों मारा? क्योंकि वो ऐसा चाहता था, क्योंकि उसने अपना आपा खो दिया था। छात्र ने अपने चोट के निशानों की ओर इशारा करते हुए उन्हें ढाल और सबूत दोनों के रूप में इस्तेमाल किया। क्या ये स्पष्ट नहीं है? क्या आप हेरोल्ड को अच्छी तरह जानते थे? नहीं, वह मेरा सहपाठी था। एक और सावधानीपूर्वक कही गई बात, जिसे उसने बड़ी सहजता से कहा। पूछताछकर्ता आगे की ओर झुका। हमें जो आवरण मिले हैं, उनमें से कुछ तो महीनों से वहीं पड़े हुए हैं। अकादमी बहुत बड़ी है, छात्र ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, और हम में से कई लोग ओढ़ने के लिए कपड़े बना सकते हैं। कुछ लोग कक्षाओं के बीच छिपने और सोने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। आपकी तरह। कभी कभी एक और सच्चाई, किसी खोखले स्थान में अच्छे झूले के साथ अंधेरा बहुत आरामदायक हो सकता है। इनमें से कई आवरणों का आधार एक जैसा ही है। ये पदार्थ आम है। छात्र ने अपनी दृढ़ता बनाए रखी, थकान को अपने तनाव को छिपाने का काम करने दिया। हाँ, मेरा जानवर इसे पैदा करता है, लेकिन दूसरों के पास भी ऐसा ही होता है। अगर आप चाहें तो जानवरों की सूची देख सकते हैं। ओह, हमने किया। पूछताछकर्ता की मुस्कान में एक शिकारी तेवर झलक रहा था। ऐसे 33 छात्र हैं जो पाए गए आवरणों के समान जैविक आवरण बना सकते हैं। देखा, इतना खास नहीं है, लेकिन केवल 11 ही उन्हें इतना प्रतिरोधी बना सकते हैं। अभ्यास से ही निपुणता आती है। छात्र की फीकी मुस्कान जरा भी नहीं डगमगाई। जब आप इतना समय बिताते हैं, क्या आवरण का अभ्यास किया जा रहा है? पढ़ाई और विश्राम। एक और सत्य जिसने कुछ भी प्रकट नहीं किया, यह आवरण केवल आराम के लिए और सहायक कर्मियों से दंड से बचने के लिए है। क्या आपको पता था कि हेरोल्ड के पास एक अगाध राक्षस था? क्या? छात्र ने सचमुच हैरानी जताते हुए कहा। मैंने अभी अभी उसे किसी भयानक चीज में बदलते देखा। मुझे लगा कि यह साधना का असफल प्रयास था या। और फिर भी तुमने उसे रोकने की कोशिश की? मैंने ज्यादा सोचा नहीं, शर्मिंदगी से भरी आवाज में छात्र ने कहा। मैंने देखा कि उसने बंधक बना रखे हैं और मैंने सहज प्रवृत्ति के अनुसार काम किया। मुझे पता है, ये बेवकूफी थी। बहुत बेवकूफी? पूछताछकर्ता ने धीरे से सिर हिलाया। या फिर बहुत बहादुरी? सवाल ये है कि इनमें से कौन सा था? जिस तरह से मेरा अंत हुआ, उसे देखते हुए छात्र ने चोटों की ओर इशारा करते हुए उन्हें एक अंतिम बार ढाल और सबूत दोनों के रूप में इस्तेमाल करते हुए कहा, मैं मूर्खता की ओर झुक रहा हूं। बहुत अच्छा। पूछताछकर्ता ने जानबूझकर धीमी गति से उठते हुए कहा, आराम करो, बाद में हमें और भी प्रश्न पूछने पड़ सकते हैं। मैं यहीं रहूंगा। छात्र ने निराशा भरे हास्य के साथ इशारा किया। वैसे भी मैं कहीं और जा नहीं सकता। जब पूछताछकर्ता जाने लगा, तो वो छात्र के प्रदर्शन की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। हर जवाब सच था, हर स्पष्टीकरण तार्किक और सरल था। कहानी एकदम सही थी, शायद कुछ ज्यादा ही सही। जब रेन ने आखिरकार अपनी आंखें खोली, तो उसके बालों में उगे मशरूम कमजोर रूप से फड़क रहे थे। उनकी मंद रोशनी मुश्किल से उसके पीले चेहरे को रोशन कर पा रही थी। मैं कहाँ हूँ? उसने अपनी दृष्टि को केंद्रित करने की कोशिश करते हुए बुदबुदाया। वो सुंदर कमरा उसके सामने एक सपने की तरह तैर रहा था। रेन मिन राहत की सांस लेते हुए बिस्तर से उछल पड़ा। उसकी सामान्य शांति भंग हो गई। आखिरकार। अपनी आवाज धीमी करो। टैरो ने घबराकर दरवाजे की ओर देखा जहां दो गार्ड चुपचाप पहरा दे रहे थे। वे हमें देख रहे हैं। रेन धीरे धीरे उठ बैठा और अपने आसपास के वातावरण का जायजा लेने लगा। कमरा खूबसूरत था, जिसमें कीमती फर्नीचर और सुरुचिपूर्ण सजावट थी। लेकिन दीवारों से मानो किसी रहस्यमयी जीव की ऊर्जा गूंज रही थी, जिसकी मौजूदगी इस बात की निरंतर याद दिला रही थी कि यह आरामदायक जेल भी असल में एक पिंजरा ही है। रेन धीरे धीरे उठ बैठा और अपने आसपास के वातावरण का जायजा लेने लगा। कमरा खूबसूरत था, जिसमें कीमती फर्नीचर और सुरुचिपूर्ण सजावट थी, लेकिन दीवारों से मानो किसी रहस्यमयी जीव की ऊर्जा गूंज रही थी, जिसकी मौजूदगी इस बात की निरंतर याद दिला रही थी कि यह आरामदायक जेल भी असल में एक पिंजरा ही है। उसे आश्चर्य हुआ कि दवाइयां उसके बिस्तर के बगल में वैसी ही पड़ी थीं, जैसे उन्हें छुआ भी न गया हो। उन्हें वहां से हटाया नहीं गया था। उसकी नजर बगल वाले बिस्तर पर पड़ी जहां एक परिचित आकृति लेटी हुई थी। ल्यू, रेन ने पास के बिस्तर पर लेटे अपने रूममेट के उदास चेहरे को देखकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? ठीक है का मतलब बताओ। लियू ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान एक अजीब से चेहरे के भाव जैसी लग रही थी। उसकी हमेशा वाली खुशी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। क्या तुम्हें अभी भी चोट लगी है? क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? सच में नहीं, शायद बस मेरा अहंकार। लियू ने फिर से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर एक विकृत भाव ही आ गया। उसकी नजरें जमीन पर टिकी थीं। वो रेन की आंखों में देखने में असमर्थ था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, तुम्हें पता है,
जब मैंने देखा कि उसके साथ एक लड़की है। तुमने उसे बचा लिया, मिन ने धीरे से बीच में कहा, उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। लियू ने अपना सिर हिलाया, उसकी हर हरकत में आत्मघृणा झलक रही थी। काफी नहीं था, रेन, तुमने मुझे जो हमला सिखाया था, मुझे लगता है मैंने उसे पूरी तरह से अंजाम दिया। सोनार को ठीक वैसे ही केंद्रित किया जैसे तुमने बताया था, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई। मैं बस खुद को बेहोश करने में कामयाब रहा, उसकी मदद तक नहीं कर पाया। तुम गलत हो, रेन ने सीधे खड़े होकर कहा, उसकी आवाज में पूर्ण विश्वास था। जरा सोचो, तुम्हारे हमले के बाद जब उसने लड़ाई की होगी तो वह जरूर भ्रमित रहा होगा, उसकी हरकतें शायद बेढंगी रही होंगी। तुमने उसे पर्याप्त समय दिया जिससे बुरे परिणाम टल गए, मौतें टल गईं। हम निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे विश्वास है। लेकिन नहीं, सुनो, रेन ने अपने दोस्त को आत्मसंदेह में डूबने से रोकते हुए जोर देकर कहा। लूना और उसके गार्ड शायद इसलिए बच पाए क्योंकि वो पूरी तरह से सक्षम नहीं था। तुम्हारे हमले ने उसे कमजोर कर दिया, उसकी इंद्रियों को चोट पहुंचाई, उसके संतुलन को बिगाड़ दिया। हमें गार्डों को ढूंढने का मुश्किल से ही समय मिला, तो निश्चित रूप से तुमने उन्हें बस इतना ही समय दिया होगा। मिन को उन्हें ठीक करने के लिए समय चाहिए था, टेरो ने रेन के आकलन का समर्थन करते हुए कहा। लियू ने अपनी निगाहें ऊपर उठाईं, उसके पराजित चेहरे पर आशा की एक किरण फूट पड़ी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने इतनी मदद की? मुझे नहीं लगता, मुझे पता है, रेन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल वह रुका, अपने अगले शब्दों पर ध्यान से विचार करते हुए। मैं सोच रहा था कि बची हुई औषधियों का क्या करूं। तुम्हारे पास जो 5 बचे हैं, क्या तुम उन्हें बेचकर फिंच और थियोडोर को दिल का दौरा पड़ने से मारना नहीं चाहते? मिन ने मजाक में पूछा, हालांकि खुद दिल का दौरा पड़ने से परेशान होने के कारण उसे शक था कि उसे जवाब पता है। नहीं, 2 मेरे माता पिता के लिए है। रेन ने अपनी उंगलियों पर गिनना शुरू किया। एक तो निश्चित रूप से लिन को मिलेगी, वो इसकी पूरी हकदार है, लेकिन बाकी 2। लियू असमंजस में पलकें झपकाती रही, उसमें आशा की कोई किरण नहीं थी। तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? पब फ्यूचर एड्स, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इसके हकदार हो, रेन ने सरल शब्दों में जवाब दिया। हालांकि उसके शब्दों का गहरा प्रभाव पूरे कमरे में महसूस हुआ। आज तुमने जो किया, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा करेगा। लेकिन मैं असफल रहा। लियू की निगाहें फिर से नीचे झुक गईं, उसके हावभाव में शर्म साफ झलक रही थी। तुम असफल नहीं हुए, जिद्दी मूर्ख, रेन ने जोर से सिर हिलाया। तुमने उन्हें मौका दिया, तुम्हारे हस्तक्षेप के बिना, तुम्हारे द्वारा पहुंचाए गए नुकसान के बिना, लड़कियां शायद। लेकिन दोहरी महारत हासिल करने वाला जादुई पेय, वो बहुत कीमती है। हम जैसे ग्रे विंग में रहने वालों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। रेन ने कंधे उचकाते हुए कहा, मानो किसी अनमोल कलाकृति को दान करना दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो। आज तुमने जो किया उससे साबित हो गया कि तुम एक मूल्यवान व्यक्ति हो। इसके अलावा, उन्होंने नाटकीय अंदाज में कहा, इसे ऐसे दोस्त को देने से बेहतर और क्या उपयोग हो सकता है जिसने पहले ही साबित कर दिया है कि वो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करेगा? लियू ने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर बंद कर लिया। उसकी आंखों में अनकहे आंसू आ गए और वे थोड़ी नम हो गईं। उसने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। मुझे नहीं पता कि क्या कहूं। कहो कि तुम इसे स्वीकार करोगे, रेन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, और अगली बार जब तुम किसी को मुसीबत में देखो, तो तुम्हारे पास दोगुनी शक्ति होगी जिससे तुम बेहतर तरीके से मदद कर सकोगे। मिन और तारो ने सम्मानपूर्वक मौन रहकर इस आदान प्रदान को देखा। वे उस क्षण के महत्व को समझते थे। यह महज एक उपहार नहीं था, बल्कि एक सम्मान था। अंततः लियू ने दृढ़ स्वर में कहा, धन्यवाद। मैं वादा करता हूं कि मैं इसका सदुपयोग करूंगा और आपको कई गुना अधिक लाभ पहुंचाऊंगा। मुझे पता है, रेन ने पूर्ण विश्वास के साथ सिर हिलाया, इसीलिए मैं इसे तुम्हें दे रहा हूं। हालांकि, लियू ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, उनके चेहरे पर कुछ हद तक उनका सामान्य हास्य लौट आया था। मुझे अब भी लगता है कि मुझे उस हमले का और अधिक अभ्यास करना चाहिए था। अरे, मुझ पर भरोसा करो, रेन हंसा, जिससे माहौल थोड़ा हल्का हो गया। अभ्यास करने के लिए हमारे पास काफी समय होगा। आखिर, मुझे अमीर बनने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं कोई भी औषधि नहीं बेचूंगा। मिन और तारो ने एक दूसरे को अर्थपूर्ण निगाहों से देखा और फिर रेन के करीब चले गए। उनके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। सुनो, मिन ने अपनी आवाज को लगभग फुसफुसाते हुए कहा, कुछ बातें हैं जो तुम्हें जाननी जरूरी है, इससे पहले कि वे तुम्हें भी हमारी तरह पूछताछ के लिए बुलाएं। राजकुमारी लारिसा ने हमें झूठ पकड़ने के बारे में समझाया। टेरो ने उसी धीमी आवाज में बोलना जारी रखा। क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, इसके बारे में। ओह हाँ, मुझे पता है ये कैसे काम करता है। आपने उन्हें क्या बताया?
उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए आधिकारिक संस्करण, उन 3 सच्चाइयों जिन्हें उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता थी, और उनके द्वारा गढ़ी गई कहानी में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा निभाई गई भूमिका को साझा किया। तो रेन ने जानकारी को सावधानीपूर्वक दोहराया, प्रकाश की किरण कक्ष के केंद्र से आई थी। पब फ्यूचर एड्स, बिल्कुल सही, मिन ने सिर हिलाया, और अंगूठी बस गायब हो गई। टारो ने आगे कहा, उसके बाद इसे किसी ने नहीं देखा। एक पल पहले यह वहां था, अगले ही पल ये गायब हो गया। और लारिसा के जादुई पेय के बारे में मिन ने रहस्यमय ढंग से बुदबुदाया। तकनीकी रूप से इसे लेने वाली वो नहीं थी। टैरो ने बात पूरी की। लियू बिस्तर से उत्सुकतापूर्वक उन्हें देख रहा था। तुम सब क्या फुसफुसा रहे हो? बस जो हुआ उसकी पुष्टि कर रहा हूं। मिन सीधा खड़ा हुआ और सामान्य स्वर में बोला, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ पता नहीं है क्योंकि तुम बेहोश हो गए थे, और यही बेहतर है। अरे हाँ, लियू थोड़ा उदास हो गया। उस कमीने ने मुझे मारा, उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। वैसे क्या कोई मुझे समझा सकता है कि बेहोश होने के बाद असल में क्या हुआ था? जैसे ही उसके दोस्तों ने बात की घटनाओं का ब्यौरा देना शुरू किया, रेन ने देखा कि बाहर और दीवारों के अंदर तैनात पहरेदार उनकी बातचीत में खास दिलचस्पी ले रहे थे। बहुत बढ़िया, उन्हें घटनाओं का ये संस्करण सुनाने से उनकी झूठी कहानी और भी मजबूत हो जाएगी। यह अविश्वसनीय था, मिन ने संयमित उत्साह के साथ कहा। अचानक कक्ष के केंद्र से एक तेज रोशनी निकली और वो बदमाश बस टुकड़े टुकड़े हो गया। टैरो ने नाटकीय अंदाज में इशारा करते हुए बात पूरी की। अंगूठी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, मिन ने नाटकीय अंदाज में आह भरी। वो तो गायब ही हो गई, जैसे कि यह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। टैरो ने गंभीरता से सिर हिलाया। कहानी सुनते समय रेन के बालों में उगे मशरूम धीरे धीरे फड़क रहे थे। उसके दोस्त झूठ को सच के साथ पेश करने में आश्चर्यजनक रूप से माहिर हो गए थे। वैसे, लियू ने हल्की खांसी करते हुए कहा, मैंने उन्हें आपको रईस बनाने या कुछ इसी तरह की बातें करते सुना था। जाहिर है, यही कानून है, टैरो ने बनावटी बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा। प्राचीन कलाकृतियों को खोजने से संबंधित कुछ नियम है। हालांकि, इससे पहले हमें और भी पूछताछ से गुजरना होगा, मिन ने मुंह बनाते हुए कहा। यह इतना बुरा भी नहीं है, लियू ने हौसला बढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा, बस सच बोलना होगा। दरवाजे पर तैनात पहरेदार थोड़ा हिले डुले, मानो सुनी हुई बातों से संतुष्ट हो। कहानी में एकरूपता बनी रही। रहस्यमयी किरण, गायब हुई अंगूठी और इस्तेमाल की गई तीनों औषधियां। अन्य लड़कियों को महत्वपूर्ण बातों के बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं था। लूना, लियोरा और चारों गार्डों को सब कुछ आपस में साझा करने में कोई परेशानी नहीं थी। जिन 2 गार्डों को कुछ जानकारी प्रतीत होती थी, उन्होंने भी वही दोहराया जो लारिसा ने कहा था। अंत में रेन की बारी आई। पूछताछ कक्ष उस आलीशान कोठरी से बिल्कुल अलग था। छोटा, अधिक अंतरंग और एक गोल मेज से सुसज्जित, जो उसमें मौजूद लोगों के बीच समानता का झूठा आभास पैदा करने का प्रयास करती थी। प्रकाश व्यवस्था को एक बार फिर सावधानीपूर्वक इस तरह व्यवस्थित किया गया था कि चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दें, जबकि दीवारें खोजी जानवरों की ऊर्जा से गूंज रही थीं। रेन ने अपने सामने बैठे 5 व्यक्तियों को गौर से देखा। उन्होंने रेन को वीआईपी जैसा बर्ताव दिया था, और कई महत्वपूर्ण लोग उससे जानकारी निकलवाने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से प्रत्येक का व्यवहार अलग अलग था। अधिकार का आवरण उन पर अलग अलग भार के लबादे की तरह लिपटा हुआ था। उसके मशरूम धीरे धीरे स्पंदित हो रहे थे, उनके भावों की बारीकियों को पकड़ रहे थे, उन सूक्ष्म संकेतों को पकड़ रहे थे जो उनके विचारों को प्रकट कर रहे थे। झाओ ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में वही गर्माहट थी जो पिछली बार मुलाकात के समय थी। मुझे वापस आकर और तुम्हें ठीक देखकर खुशी हुई, रेन। जब तुम जाग नहीं रहे थे तो हमें बहुत चिंता हुई थी। उनके शब्दों में सच्ची चिंता झलक रही थी। निचले पद और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होने के नाते वे अपनी सीट पर असहज रूप से हिलने डुलने लगा। उसकी आंखें रेन की ओर सीधे देखने से बच रही थी, मानो उसे डर हो कि रेन कहीं कुछ पता न लगा ले। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। निर्देशक इग्नेशियस आगे झुके। उनकी उपस्थिति ने सबका ध्यान आकर्षित किया। आप इतनी गहराई में क्यों थे? धन और रहस्यों की खोज, जैसा कि हमारे राजा को पसंद है ना? रेन ने स्वाभाविक रूप से उत्तर दिया। उसके लहजे में मासूमियत और सच्चाई का उत्तम मिश्रण था। हमेशा की तरह। हमेशा की तरह। विक्टर ने भौहें चढ़ाते हुए उस बच्चे को गौर से देखा, जिसके साथ हर कोई अलग तरह से व्यवहार करता था। एक बीजाणु से ग्रस्त प्रथम वर्ष का छात्र हमेशा की तरह गहराई में आता जाता रहता है। ओह, जी हाँ, झाओ मुस्कुराया। उसकी आवाज में गर्व झलक रहा था। रेन में खोजबीन करने की एक विशेष प्रतिभा है। वो सचमुच एक जीनियस है। हमारे अभियान के दौरान यह कोई सामाजिक समारोह नहीं है, झाओ, वेई ने तीखे स्वर में बात काटते हुए कहा।
उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, जिससे उसकी घबराहट स्पष्ट झलक रही थी। लड़का सुबह सुबह ऐसी जगह था जहां उसे नहीं होना चाहिए था। क्या वो था? जूलियस ने बीच में दखल देते हुए कहा, उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। मैंने जो सुना है, उसके अनुसार आप अपनी कक्षा नहीं दे रहे थे और तकनीकी रूप से उन्होंने निर्धारित स्तर से एक सुरक्षित प्रवेश द्वार बनाया था। अगर वह कांस्य पदक के छात्र के साथ 200 मीटर से ऊपर था, तो उसने कोई विशेष नियम नहीं तोड़ा। विक्टर बढ़ती दिलचस्पी के साथ इस बातचीत को देख रहा था। उसका भाई बच्चे का बचाव क्यों कर रहा था? रोशनी, निर्देशक ने फिर से पूछताछ शुरू की। वो कहां से आए? कक्ष के केंद्र से, रेन ने मासूमियत भरे स्वर में उत्तर दिया। वहां बहुत तेज रोशनी थी और मुझे पता है क्योंकि मैं वहीं पर था। इसके बाद जो सन्नाटा छाया वो गहरा था। पांचों वयस्कों ने एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि वे जानते थे कि यदि उन्हें अलग जानकारी चाहिए तो उन्हें एक दूसरे से प्रश्न पूछने होंगे। क्या तुमने कोई औषधि ली थी? निर्देशक ने अंत में पूछा। ओह, मैंने अपने लिए कई सारे लिए थे, सिर्फ एक नहीं। रेन ने सिर हिलाया, जबकि उसके मशरूम धीरे धीरे फड़क रहे थे। हालांकि हमने उन सभी का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैं पहले से ही 2 मशरूम का वश में करने वाला बन चुका हूं। वे अपने ही थूक में फंसकर खांसने लगा। विक्टर आगे झुका, उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। इसे साबित करो, जूलियस ने जिज्ञासा और सावधानी से भरी आवाज में पूछा। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सी मोर शॉप एवरीथिंग यू नीड। सी मोर शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन एली एक्सप्रेस ऐप। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन एली एक्सप्रेस ऐप। रेन ने कंधे उचकाए और अपना हाइड्रा प्रकट किया। कमरे की रोशनी में उसकी क्रिस्टलीय परतें चमक उठी, जबकि वयस्क अलग अलग स्तर के आश्चर्य के साथ उन्हें देख रहे थे। एक हाइड्रा, विक्टर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, सभी संभावित जानवरों में से यह एक दुर्लभ और सम्माननीय जानवर है, निर्देशक ने टिप्पणी की। हालांकि उनके लहजे में कुछ निराशा झलक रही थी, लेकिन हमारे यानों में एक स्वाभाविक दोहरे प्रशिक्षक बनने की क्षमता है। ये तो अफसोस की बात है, विक्टर ने नाटकीय अंदाज में आह भरी। अगर तुम इंतजार करते तो राज्य तुम्हें तुम्हारी नई क्षमता के अनुरूप कुछ और बेहतर दे सकता था। रेन ने अपने हाइड्रा के शल्कों को सहलाया, मानो उसे वयस्कों की निराशा का कोई एहसास ही न हो। मुझे ये पसंद है, ये शुरू से ही मजबूत है। मुझे लगता है कि यह ठीक है क्योंकि तुम्हारे पास वैसे भी सिर्फ एक बीजाणु था, लेकिन हाइड्रा सिर्फ सिल्वर रैंक 1 तक ही पहुंच पाएगा, विक्टर ने जोर देकर कहा। एक डबल टेमर को इससे भी आगे बढ़ने की आकांक्षा रखनी चाहिए थी। वैसे, जूलियस ने बीच में टोकते हुए कहा, क्या तुम्हें उस अनुबंध के लिए हाइड्रा का अंडा उस कोर से मिला जो तुमने उस दिन मेरे साथ गहराई में खोजा था? जी हाँ, रेन मुस्कुराया, बिल्कुल बिच्छू जैसे, जैसा तुमने मांगा था। मेरे पास पहले से ही कई दर्जन है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए अभी और भी बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत है। जूलियस ने अपना माथा हथेली से पीट लिया। रेन, मुझे इतने सारे बिच्छुओं की जरूरत नहीं थी। मुझे लगा था कि तुम अलग अलग तरह के राक्षस बनाओगे। ये बीज बिच्छुओं के थे, रेन ने मासूमियत से कंधे उचकाते हुए कहा। उन्होंने कोर की प्रकृति को बदलने की संभावना के बारे में कुछ भी नहीं कहा। ऐसा इसलिए नहीं था कि जूलियस को पहले से ही संदेह नहीं था, बल्कि इस कमरे में इसे छिपाने के लिए इसके बहुत सारे निहितार्थ होते। आप गुठलियों से खास तरह के अंडे बनाने की बात कर रहे हैं? निर्देशक ने अविश्वास से पूछा। झाओ ने अपनी मुस्कान छिपाने की कोशिश की, जबकि वे छत की ओर देख रही थी, मानो वो दैवीय धैर्य की तलाश कर रही हो। बची हुई औषधियों के बारे में, विक्टर ने गला साफ करते हुए कहा, राज्य उन्हें खरीदने में रुचि रखेगा। ओह, ये बिक्री के लिए नहीं है, रेन ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं इन सभी का इस्तेमाल करने वाला हूं। विक्टर की आंख में एक हरकत होने लगी। एक से अधिक औषधि का उपयोग करना बेकार है। अधिक पीने से 2 से अधिक जानवर पैदा करना असंभव है। ये तो फिजूल खर्ची होगी। वे को उससे भी बदतर टिक की समस्या हो गई। मुझे पता है, रेन मुस्कुराया, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे जान पहचान वालों के लिए है। उसने झाओ की ओर मुड़कर कहा, दरअसल प्रोफेसर, इनमें से एक आपके लिए है। कमरा फिर से शांत हो गया। झाओ आश्चर्य से पलकें झपका रहा था, जबकि बाकी लोग घोषणा को समझने की कोशिश कर रहे थे। रेन, विक्टर ने अपनी कनपटी सहलाते हुए कहा, ये औषधियां अनमोल है, तुम यूं ही। क्यों नहीं? रेन ने अपना सिर झुकाया। लारिसा ने मुझे बताया था कि ये मेरे हैं, है ना? प्रोफेसर झाओ ने मेरा समर्थन किया है, उन्होंने ये हक कमाया है। लड़के की बात में दम है, जूलियस ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तकनीकी रूप से वो उनके साथ जो चाहे कर सकता है। विक्टर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे दिल का दौरा पड़ जाएगा। क्या आपको उन औषधियों की कीमत का कोई अंदाजा है? कुलीन परिवार उनके लिए कितना भुगतान करेंगे? नहीं, रेन ने सिर हिलाते हुए कहा,
लेकिन मैं उन्हें उन लोगों को देना पसंद करता हूं जिनकी मुझे परवाह है। विक्टर के भयभीत चेहरे को देखकर झाओ को अपनी हंसी छिपाने के लिए खांसना पड़ा। ये तुम्हारा अधिकार है, जूलियस ने अपने भाई के और विरोध करने से पहले ही हस्तक्षेप किया। वेई ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया और कुछ बुदबुदाया जो कुछ इस तरह लग रहा था जैसे ये बेवकूफ बच्चा मुझे दिल का दौरा दे देगा। बहुत दिलचस्प। विक्टर अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गया। उसकी झुंझलाहट अब रुचि में बदल गई। तुमने अपने शिक्षकों और परिवार को औषधियां देने के लिए क्रिस्टल, राजनीतिक सत्ता और कुलीन कृपाओं से भरपूर धन को ठुकरा दिया। और एक दोस्त, रेन ने लापरवाही से कहा। एक दोस्त, निर्देशक ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हाँ, हालांकि यह इस पूछताछ से संबंधित नहीं है ना? जूलियस ने नए सिरे से रुचि के साथ बच्चे का अवलोकन किया, उस स्पष्ट सरलता और ईमानदारी के पीछे। बिल्कुल सही। असली बात तो यह है कि अंगूठी कहाँ है? विक्टर आगे की ओर झुका। वो गायब हो गया, रेन ने कंधे उचकाते हुए कहा। चीजें यूं ही गायब नहीं हो जाती। वेई ने अपनी आवाज को योजना से कहीं अधिक ऊंचे स्वर में व्यक्त किया, जैसे असंभव विकास जैसी कोई चीज होती ही नहीं। रेन ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, और नहीं शर्त के भुगतान गायब होते हैं, है ना प्रोफेसर? वेई ने अपना मुंह झट से बंद कर लिया और कुर्सी पर धंस गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। दिलचस्प, विक्टर ने धीरे से कहा, दूसरों से ज्यादा खुद से। तुममें से हर कोई उसके साथ अलग तरह से व्यवहार करता है। झाओ उसे एक विलक्षण प्रतिभा मानता है, वेई उसे एक खतरा मानता है, जूलियस उसे। वह रुका, अपने भाई को देखते हुए। क्या वह उसे अपने बराबर मानता है? निर्देशक ने स्वीकार किया, ये लड़का असामान्य है। अजीब बात है ना? विक्टर हंसा। एक प्रथम वर्ष का छात्र पैट्रिक बीज में प्रवेश करता है और यहाँ हर किसी की उसके बारे में अलग अलग राय है। वह रेन की ओर मुड़ा। क्या तुम जानते हो कि पैट्रिक कलाकृतियों को खोजने का क्या मतलब होता है? क्या? रेन ने मासूमियत से पूछा। इसका मतलब है कि कुलीन परिवार तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे, विक्टर ने बेजान मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। वे तुम पर दबाव डालेंगे, तुम्हें बहलाएंगे, तुम्हें हर वो चीज देंगे जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो, जब तक तुम हार न मान लो। विक्टर, जूलियस ने चेतावनी दी, लेकिन उसके भाई ने उसकी बात अनसुनी कर दी। क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई खेल है? विक्टर खड़ा हुआ, उसका स्वर्ण रैंक 3 किलिन प्रकट होने लगा। उसकी त्वचा पर सुनहरे शल्क दिखाई देने लगे और शक्ति का एक तेज पूरे कमरे में फैल गया। कुलीनों ने सदियों से अपनी मनचाही चीजें पाने की कला को निपुणता से सीखा है। क्या आपको नहीं लगता कि आप यहाँ के इतने दबाव और शक्ति का इस्तेमाल करके कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं? झाओ ने बीच में दखल देने की कोशिश की। वो तो बस एक बच्चा है। एक बच्चा? विक्टर हंसते हुए रेन की ओर बढ़ा। उसकी दैवीय शक्ति बढ़ गई, जिससे हवा भी घनी लगने लगी। एक बच्चा जो किसी तरह अपने पूर्वजों के बीच तक पहुंच गया। एक बच्चा जिसके पास कई दोहरी औषधियां हैं। एक बच्चा जो सबसे महत्वपूर्ण अंगूठी का अवशेष छुपाए हुए है। वो अचानक रुक गया। कोई चीज उसकी शक्ति से प्रतिध्वनित हो रही थी। रेन चमकने लगा था, लेकिन ये किसी प्रशिक्षक की सामान्य चमक नहीं थी। उसके शरीर से गुजरने वाली प्रकाश की रेखाएं किलिन के दबाव पर प्रतिक्रिया करती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो उसके भीतर कुछ उस शक्ति को पहचान रहा हो। और फिर वो प्रकट हुआ। रेन के सिर के ऊपर एक छोटा सा मशरूम प्रकट हुआ, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें विक्टर को ऐसी निगाहों से देख रही थी मानो उन्हें भूख लगी हो। रेन चमकने लगा था, लेकिन ये किसी प्रशिक्षक की सामान्य चमक नहीं थी। उसके शरीर से गुजरने वाली प्रकाश की रेखाएं किलिन के दबाव पर प्रतिक्रिया करती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो उसके भीतर कुछ उस शक्ति को पहचान रहा हो। और फिर वो प्रकट हुआ। रेन के सिर के ऊपर एक छोटा सा मशरूम प्रकट हुआ, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें विक्टर को ऐसी निगाहों से देख रही थी मानो उन्हें भूख लगी हो। उसके गोल मटोल मासूम चेहरे पर वह भाव इतना अप्रत्याशित था कि एक पल के लिए किसी को समझ ही नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया दें। वयस्क लोग अपनी जगह पर जम गए। गोल मटोल गालों और छोटी छोटी भुजाओं वाला वह प्राणी विचित्र था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो किसी भी ज्ञात जानवर से मेल नहीं खाता था। एक ऐसा गुण जिसे वर्गीकृत करना असंभव था। वे बीजाणुओं के जिस विकास को जानते थे वो अलग था, बहुत बड़ा और पतला। ये बिल्कुल ही अलग चीज थी। लेकिन फिर कुछ और भी अजीब घटना घटी। कमरे में व्याप्त ऊर्जा मानो किसी अदृश्य बिंदु की ओर खिंची चली जा रही हो, घूमने लगी। रेन के शरीर में प्रकाश की रेखाएं प्राचीन शक्ति से स्पंदित हो रही थीं। निर्देशक और जूलियस ने भी महसूस किया कि उनके भीतर के जानवर अनैच्छिक रूप से प्रतिध्वनित हो रहे हैं। फीनिक्स और किलिन उनसे कहीं अधिक पुरानी शक्ति के दबाव पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उस नन्हे जीव ने अपना गोल मटोल मुंह खोला और अवशोषित करना शुरू कर दिया। विक्टर के किलिन की शक्ति बाहर की ओर फैलने के बजाय एक नाली में पानी की तरह मशरूम की ओर बहने लगी।
जैसे जैसे वह ऊर्जा समाहित होती गई, वह प्रचंड ऊर्जा रूपांतरित होती गई, शुद्ध होती गई और किलिन के वास्तविक स्वरूप, परोपकार, ज्ञान और करुणा के करीब पहुंच गई। निर्देशक के फीनिक्स पक्षी का चित्रण भी उतना ही प्रभावशाली था। उसकी पुनर्जन्म और जीवन की ऊर्जा को अवशोषित और शुद्ध किया जा रहा था जब तक कि केवल उसका सार ही शेष न रह जाए। एक क्षण के लिए विक्टर की आंखों में वो छोटा सा मशरूम बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ, मानो वह एक ऐसा अस्तित्व हो जिसने स्वयं संसार के जन्म को देखा हो। उन विशाल आंखों से प्राचीन ज्ञान झांक रहा था। राजकुमार पीछे हट गया, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई जब उसके जानवर ने आक्रामकता के बजाय श्रद्धा से प्रतिक्रिया दी। जैसे ही रेन के शरीर में नई ऊर्जा प्रवाहित हुई, उसके शरीर की रेखाएं और भी तीव्र हो गईं। वो इन परिवर्तनों को महसूस कर सकता था। फीनिक्स की कृपा से अग्नि पर नियंत्रण और पुनर्जनन में 10% की वृद्धि हुई। साथ ही किलिन से पृथ्वी पर नियंत्रण और जीवन शक्ति में भी 10% की वृद्धि हुई। दो मामूली सुधार और दो ऐसे सुधार जिनका, हैरानी की बात है, वो अभी तक उपयोग नहीं कर पा रहा था। शक्ति की दावत से संतुष्ट होकर मशरूम ने अपना मुंह फिर से खोला, लेकिन रेन को लगा कि अब वो बोलने वाला है। रेन अपनी हैरानी से बाहर आते हुए दौड़कर उसके मुंह को अपने हाथ से ढकने के लिए आगे बढ़ा। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। नंबर्स अपनी जन्म तारीख का असली मतलब जानिए। एक दिन मी अंकशास्त्र अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। मम्फ। उस प्राणी ने विरोध जताया। उसके गाल प्यारे ढंग से फूल गए, मानो उसने अभी अभी जानवरों और मानव नियंत्रण के बारे में हर ज्ञात नियम का उल्लंघन न किया हो। वयस्क लोग चुपचाप देखते रहे, उनके दिमाग में अभी अभी हुई घटना को समझने की कोशिश चल रही थी। विक्टर विशेष रूप से आक्रोश और एक अजीब से सम्मान की भावना के बीच जूझ रहा था जिसे वो समझा नहीं पा रहा था। क्या अभी क्या हुआ? वेई ने आखिरकार पूछने की हिम्मत जुटाई। विक्टर एक कदम और पीछे हट गया। यह आखिर क्या है? कुछ नहीं, रेन ने अपने मशरूम से जूझते हुए झट से जवाब दिया। बस मेरा बीजाणु, मेरा पहला जीव। एक और नया राक्षसी पथ। वेई ने पीला पड़ा चेहरा लिए बुदबुदाया, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह बोलने वाला हो। मैं जरूर पागल हो रहा हूँ। हाँ, पागल। ये बोलने वाला नहीं था। रेन ने सरासर झूठ बोला जबकि मशरूम उसके हाथ से जूझता रहा। सौभाग्यवश सभी लोग उसके उस क्रूर स्वभाव से इतने विचलित थे कि किसी ने भी उसकी आंखों में छिपे झूठ पर ध्यान नहीं दिया। रेन ने अपने मशरूम के मुंह को कसकर बंद रखते हुए घबराहट भरी मुस्कान दी। जूलियस उत्सुकता से आगे झुका। यह कोई सामान्य जानवर नहीं है। यह अब बिल्कुल भी बीजाणु नहीं है, झाओ ने आगे कहा। यह मशरूम की खेती का एक नया तरीका है, रेन ने जोर देकर कहा। यह एक बहुत ही सामान्य और आम मशरूम है जो। उस प्राणी ने विरोध में उसका हाथ काट लिया। आह! रेन ने अपने घायल हाथ को झटका दिया, तभी मशरूम ने अपना मुंह फिर से खोल दिया। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। रेन ने इस मौके का फायदा उठाकर अपने अंदर के जानवर को वापस अपने शरीर में प्रवेश करने के लिए मजबूर कर दिया। मशरूम पल भर में गायब हो गया, लेकिन अपने पीछे एक रहस्यमय राजसी वातावरण छोड़ गया। रेन के शरीर पर बनी रेखाएं धुंधली पड़ गईं, हालांकि वह अपने शरीर में नई शक्ति के प्रतिशत को महसूस कर सकता था। पांचों वयस्क उस खाली जगह को घूर रहे थे, हर कोई अपने देखे हुए दृश्य को समझने की कोशिश कर रहा था। विक्टर का किलिन बेचैनी से हिल रहा था, मानो उसे कोई महत्वपूर्ण बात याद आ रही हो जिसे वह व्यक्त नहीं कर पा रहा हो। अंदर आइए, निर्देशक ने किसी तरह कहा, उनकी आवाज में हैरानी साफ झलक रही थी। लिन सबसे पहले अंदर आए, उसकी गर्दन की बनावट और भी निखर उठी जिससे उसकी शालीनता और भी बढ़ गई। हालांकि रेन को देखते ही उसकी वो शालीनता गायब हो गई। रेन, वो उस पर झपटी और उसे इस तरह गले लगाया कि उसकी सांसें थम गईं। ही! रेन के मुंह से निकली तीखी आवाज सुनकर विक्टर ने अपनी भौहें चढ़ा ली। मैं और लोगों को लेकर आया हूं। लिन ने शोर का फायदा उठाते हुए उसके कान में फुसफुसाया और उसे कसकर पकड़ लिया। हालांकि उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी क्योंकि उसने इशारा किया कि कोई और भी आ गया है, लेकिन उसके दफ्तर में एक बिन बुलाया मेहमान आ गया था। उसके पीछे सेल्फिरा एशनवे ने दशकों के सत्ता के अनुभव से प्राप्त होने वाली गरिमा के साथ प्रवेश किया। लियोरा की दादी, जो 3 प्रमुख परिवारों में से एक की मुखिया थी, ने पैनी नजरों से इस दृश्य को देखा। वाह वाह, वो मुस्कुराते हुए पास आए। इतने सारे महत्वपूर्ण वयस्क एक बेचारे बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हैं? हम उसे परेशान नहीं कर रहे हैं, झाओ और जूलियस ने लगभग एक साथ जवाब दिया। वे अपनी कुर्सी में और भी गहरे धंस गए, मानो गायब हो जाना चाहते हो। निर्देशक सीधे खड़े हो गए और औपचारिक मुद्रा अपना ली। लेडी सेल्फिरा, उन्होंने झुककर अभिवादन किया। हमें इसकी उम्मीद नहीं थी।
बिल्कुल नहीं, उसने विनम्रता से उसे बीच में ही रोकते हुए कहा। उसके पीछे एक और व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ। लूना के पिता, सीरियस स्टारवीवर, दरवाजे के पास ही खड़े रहे। उनका चेहरा भावहीन और उदासीन था। उनकी नजरें रेन पर मुश्किल से ही टिकी और फिर सेल्फिरा की ओर लौट गईं। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, विक्टर ने शिकायत की। आदरपूर्वक कहूं तो, हे जिद्दी बूढ़े सलाहकार, यह आपकी समस्या नहीं है। हम बस उस भाग्यशाली लड़के को ये सिखा रहे हैं कि भाग्य हमेशा अच्छी बात नहीं होती। किस्मत, सीरियस ने थोड़ी दिलचस्पी दिखाई। किस तरह की किस्मत? उसे कुलीन बनाया जाएगा, जूलियस ने लूना के पिता की प्रतिक्रिया का अध्ययन करते हुए उत्तर दिया। क्या वो पहले से ही गोल्ड स्टूडेंट है? सीरियस ने पूछा। उसके लहजे से लग रहा था कि जवाब से ही तय होगा कि वो उसके समय और रुचि के लायक है या नहीं। अभी नहीं, झाओ और जूलियस ने एक साथ जवाब दिया और इस संयोग पर एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा। सीरियस की आंखों में जो रुचि थी, वो जितनी जल्दी प्रकट हुई थी, उतनी ही जल्दी गायब भी हो गई। सेल्फिरा, हमें अपनी चर्चा जारी रखनी चाहिए। ये एक पल रुकिए, सेल्फिरा ने हाथ उठाया। आप अपनी बेटी से मिलने जाइए, तब तक मैं अपनी भतीजी लिन को इस मामले को सुलझाने में मदद कर देती हूँ। मैं बाद में अपनी पोती लियोरा से मिलने आ जाऊंगी। कमरे का तापमान कई डिग्री कम हो गया। मेरी बेटी को उस संस्थान में अच्छी शिक्षा मिल रही है। मैं उसे विचलित करने नहीं आया हूँ, सीरियस ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। हमारे पास इससे भी ज्यादा जरूरी काम है। क्या यह आपकी बेटी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका लगभग अपहरण हो गया था? सेल्फिरा की मुस्कान में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी आंखों में खतरनाक चमक दिखाई दी। लूना मजबूत है, सीरियस ने रूखेपन से जवाब दिया। उसे लाड़ प्यार की जरूरत नहीं है। लिन ने रेन को और कसकर गले लगा लिया, मानो वो उसे उस तनावपूर्ण माहौल से बचाना चाहती हो जो बन चुका था। लेकिन जल्द ही उन्हें अपने शरीर में आराम महसूस होने लगा। मशरूम